नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा को लेकर। आज परिचर्चा के 208वें पायदान पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमेशा की तरह एक और महत्वपूर्ण विषय पर आज बातचीत करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं और आज अलग-अलग शहरों से विद्वान वक्ताओं के साथ एक और खास पेशकश के साथ। आज जो हमने विषय चुना है वो विषय है भारत का विकास कहाँ तक, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है और उस चिन्ह तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो भारत है उसका विकास पूर्ण रूपेण हो चुका है, क्या वाकई उसमें कोई अड़चन नहीं है या भारत एक और अलग परिवेश में या एक अलग परिस्थिति में दिख सकता है हमें। उन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज पहली बार सबसे पहले जुड़े हैं आदरणीय विजेंद्र कुमार गुप्ता जी हांगकांग से। तो बहुत-बहुत स्वागत विजेंद्र जी, और बहुत समय के बाद मैं आपको देख पा रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपके लिए एक वक्ता के रूप में आप एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं हमारे हिंदी साहित्य संस्थान के भी, और वक्ता के रूप में भी आपकी उपस्थिति रही है कई बार। तो मैं चाहूँगी कि अगले किसी कार्यक्रम में मैं आपको वक्ता के रूप में यहाँ आमंत्रित करूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि मैं कह रही थी कि भारत का विकास कहाँ तक, एक प्रश्नवाचक चिन्ह को लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। और आज जिन विद्वान वक्ताओं के साथ मैं आई हूँ इस विषय पर चर्चा करने के लिए, आप हैं सबसे पहले तो छोटे से शुरुआत करती हूँ। छोटा बच्चा जो 10वीं की कक्षा में पढ़ता है, समर शुभांकर हमारे साथ जुड़े हैं। द्वारका सैम इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में वो पढ़ते हैं और वहाँ से आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ आप सभी को कि ये जो विषय चुना है हमने, ये विषय समर्थ ने दिया है। तो समर्थ का विशेष आभार भी हम पूरी टीम की ओर से व्यक्त करते हैं। साथ ही थोड़े और उनसे बड़े तक हम पहुंचते हैं। कल्प रावल हमारे साथ जुड़े हैं जो जूनियर इंजीनियर हैं जल संसाधन विभाग में, तो मैं उनका भी बहुत-बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। उसके बाद थोड़ा और अगर हम बड़े तक पहुंचे तो आदरणीय डॉक्टर पंकज रावल जी हमारे साथ जुड़ेंगे आज के कार्यक्रम में, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, भूगोल विषय के भूगोलविद हैं। और आपको याद होगा पिछली बार भी जब हम अरावली के ऊपर बात कर रहे थे तो उनका बड़ा योगदान था हमारी चर्चा में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप वरिष्ठ आचार्य हैं सामुदायिक चिकित्सा विभाग के, तो मैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार पटेल जी जुड़े हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं अर्थशास्त्र के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर परेश द्विवेदी जी जुड़े हैं जो कि विभागाध्यक्ष हैं समाजशास्त्र के। अलग-अलग क्षेत्र से अलग-अलग विषयों के जो महारथी आज हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि हमने जो एक रूपरेखा बनाई है इस कार्यक्रम की, वो बहुत ही अलग है और हमेशा की तरह बहुत खास है। इस परिचर्चा के जो विषय हमने लिया है, उस पर जो चर्चा हम अभी करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी उपलब्धि। हमें लगता है कि अगर छोटे-छोटे बच्चों के मन में इस तरह के विचार आते हैं कि क्या भारत वाक़ई विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है या कुछ चूक हो रही है? क्योंकि हमने बहुत उपलब्धियाँ हासिल की हैं, हमने बहुत कुछ प्राप्त किया, हम मंगल तक पहुँच गए, हमने अ, मेट्रो की जो कल्पना रही वो मेट्रो इतनी तेज़ रफ़्तार से चल रही है, बहुत सारी ट्रेनें जिसके इंजन भारत में अब बनने लग गए हैं, तो बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। लेकिन क्या ये विकास पूर्ण है या कुछ और होना चाहिए? तो ये छोटे-छोटे बच्चों के मन में जब इस तरह के विचार आते हैं, इस तरह के जब प्रश्न आते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर देना हमारा दायित्व है। तो आज इस परिचर्चा में खास यही है और हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएँगे और सभी जो आगंतुक अतिथि हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में, और आप सब ने अपना समय दिया है हमारे लिए, तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, बहुत आभारी हैं।
मुझे लगता है डॉक्टर साहब के यहाँ लाइट चली गई है शायद, तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब सेटल हो जाएँगे। और मैं सही में मैं आज बहुत खुश भी हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अलग-अलग क्षेत्र के विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें, जुड़े रहें। और संजय जी जुड़े हुए हैं, आप सभी से गुजारिश करती हूँ बने रहिए और इस कार्यक्रम को शेयर करिए। सर, जैसे कि हमने प्रश्न ही रखा है, एक प्रश्न लगा दिया है हमारे विषय पे कि भारत का विकास कहाँ तक, और इस कहाँ तक की जो कड़ी है, उस कड़ी को ढूँढने की जो एक छोटी-सी गिलहरी प्रयास हम करने की कोशिश कर रहे हैं आज, और हम जानना भी चाहते हैं कि वाक़ई हम कहाँ तक पहुँचे। जहाँ पे डेवलपमेंट्स तो बहुत हुए हैं, कुछ कुरीतियाँ भी आई हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, जो कि इस परिचर्चा के रूप में हमारे सामने है, लेकिन उसके साथ-साथ विकास के साथ-साथ बहुत सारा विध्वंस भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए मैं सीधे-सीधे सबसे पहले, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हम समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और समाजशास्त्री से बेहतर इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कोई कर नहीं सकता है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर द्विवेदी सर के पास सीधे-सीधे चलूँगी और पुनः आप सभी का अभिवादन करती हूँ। और सर, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा हमने बनाई है, वो इस सवाल से शायद हम सार्थकता की ओर जा पाएँगे कि आर्थिक विकास होने के बावजूद, चूँकि हमने बहुत कुछ कर लिया, मैंने जैसा कि कहा शुरू में कि हमने बहुत तरक्की की है, हमने बहुत कुछ अर्जित किया है, लेकिन और भी चीज़ें हमें अर्जित करनी है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारे संसाधन भी होने चाहिए। तब हम इक्वालिटी की बात करेंगे, तब हम समानता की बात करेंगे। तो आपके लिए प्रश्न है कि आर्थिक विकास के बावजूद भारत में सामाजिक असमानता क्यों बढ़ी है? आधुनिकता और परंपरा का भारतीय परिवार संरचना पर क्या असर पड़ रहा है? और ये प्रश्न आपके लिए है और यहीं से आज की चर्चा शुरू होती है। पुनः आप सभी का अभिवादन करती हूँ। जी। नमस्ते मैडम। मंच पर सभी विद्वानों का को शुभ संध्या, और इस मंच के माध्यम से जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनका भी अभिवादन करता हूं। जैसा कि मेरे लिए ये 2 प्रश्न रखे हैं, तो मैं सबसे पहले इस विषय के प्रश्न से ही अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगा। भारत का विकास कहाँ तक, इस संदर्भ में मेरा यह मंतव्य है कि हम विकास को किसी सीमाओं में बांध करके नहीं देख सकते। भारतीय परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ये 2 दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं, तो हमें समय के साथ परिवर्तित परिस्थितियों में जो आवश्यक लगता है, उस दिशा में हमें वांछित दिशा में आगे बढ़ना होगा, और वांछित दिशा में बढ़ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और प्रगति को देखना, यही विकास है। और संक्षिप्त में हम विकास होता क्या है इसके संदर्भ में कहें तो ये कहा जा सकता है कि मनुष्य की आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने वाली वांछित वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि को ही हम विकास कहते हैं। अब समानता और असमानता के संदर्भ में जो प्रश्न है, मैं उस पे अपना मत जाहिर करूंगा। असमानता से पहले हमें समानता को देखना होगा कि समानता से क्या तात्पर्य है। समानता से सीधा सा तात्पर्य है समान अवसर, समान महत्व और समान अधिकार। जब इन तत्वों में भिन्नता आ जाती है तो वह असमानता बन जाती है, और यही असमानता हमें कई स्वरूपों में दिखाई देती है, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर। हमारा जो प्रश्न है आज, आर्थिक विकास के बावजूद भारत में सामाजिक असमानता क्यों बढ़ रही है, तो मैं सीधा-सीधा सामाजिक असमानता पे आता हूं। वास्तव में सामाजिक असमानता है क्या? किसी समाज के लोगों के बीच में जो संसाधन है, संसाधन से मतलब धन, शिक्षा और स्वास्थ्य, और दूसरा इसका पक्ष है अवसर, जिसमें रोजगार और
पदोन्नति आदि आती हैं, उसका जब असमान वितरण होता है तो समाज में असमानता व्याप्त हो जाती है और इसी को हम सामाजिक असमानता के नाम से जानते हैं। जितनी भी सामाजिक असमानताएं हैं, उसके मूल में आर्थिक असमानता मौजूद है। और आर्थिक असमानता से क्या मतलब है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जब सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से कमजोर होकर पिछड़ेपन का शिकार बनता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी नैतिकता और ईमानदारी अपना मूल्य खो देती है और उससे कुंठा का जन्म होता है और इस कई प्रकार की सामाजिक स्तर पर समस्याएं जन्म लेती हैं। इससे व्यक्ति अमानवीय और अपसंस्कृति, अपराध, अनैतिकता, अवसाद का शिकार हो जाता है। इन्हीं आर्थिक असमानताओं ने सामाजिक असमानताओं को और गहरा किया है। अब प्रश्न, आर्थिक विकास के बावजूद भी सामाजिक असमानता क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे कई कारण हैं। निश्चित रूप से स्वतंत्रता के बाद हमने कई दशकों में विभिन्न स्तरों पर आर्थिक विकास को देखा है और अब हम, जैसा कि प्रारंभिक चर्चा में आपने कहा था कि हम मंगल तक पहुंच गए हैं, लेकिन आर्थिक समानताओं के कारण क्या हो सकते हैं? मेरी दृष्टि में कुछ कारण है जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। पहला, लोगों की सोच में बदलाव नहीं आया है। हम शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, हम समृद्ध भी हो चुके हैं, कुछ मामलों में हम जीवन स्तर में भी सुधार ला चुके हैं, जीवन शैली में भी परिवर्तन ला चुके हैं, लेकिन हम मानसिकता में अभी तक परिवर्तन नहीं लाए हैं। हम अपनी वृद्धि और अपने पास की कमजोरी को हमारे समकक्ष लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए आर्थिक असमानता बढ़ रही है और यही आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता का एक मुख्य कारण। दूसरा, लिंग भेदभाव, जातिगत भेदभाव और धार्मिक भेदभाव। संवैधानिक स्तर पर अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 इसको देखें तो इसमें हमारी सभी बातें लगभग आ जाती है, समान अधिकार प्रदान कर चुके हैं। लेकिन यहां से भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, क्या उसके बावजूद, स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बावजूद भी, क्या हम समान स्तर पर आमजन को या अपने साथ आमजन को देख पा रहे हैं? मेरा जवाब होगा नहीं। इसके मूल में भी आर्थिक असमानता ही जिम्मेदार है। हम जातिगत स्तर पे देखें तो ऊंच नीच का भेदभाव बना हुआ है। संविधान में इसका उन्मूलन कर दिया गया है। लिंग भेदभाव की बात आती है, हम सामाजिक स्तर पर देखें तो महिला और पुरुष में पितृसत्तात्मक परिवार, पितृवंश परिवार, पितृ अधिकार परिवार में महिलाओं के साथ आज भी उसी दृष्टि से देखा जा रहा है जो परंपरा से चली आ रही। जब इस तरह की मानसिकता बनी रहेगी तो असमानता कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है और ये भी इसका एक मूल कारण है। तीसरा जो मेरा महत्वपूर्ण कारण दिखाई दे रहा है वो जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का रूपांतरण और जनसंख्या का वितरण पिछले दशकों में निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो मांग और पूर्ति में जब असंतुलन हो जाएगा तो सामाजिक असमानता बढ़ेगी। इसके साथ कई और कारण हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से भी, नीतिगत दृष्टि से भी, धन की दृष्टि से भी, आय की दृष्टि से भी, कर की दृष्टि से भी, भ्रष्टाचार, अपर्याप्त भूमि सुधार, समावेशी नीतियों का अभाव, अपर्याप्त श्रम नीतियां, ये ऐसी कई बातें हैं जो आर्थिक विकास के बावजूद भी भारत में सामाजिक असमानता को बढ़ा रही है। क्या करना चाहिए? हमें समावेशी विकसित ढांचे को देखना होगा, की ओर देखना होगा, जिसमें संवैधानिक गारंटी हो, नीतिगत उपाय लागू करें और सख्ती के साथ उसको लागू करें। प्रगतिशील कर व्यवस्था हो, समावेशी शासन हो। समावेशी शासन से मतलब नागरिकों की भागीदारी, पारदर्शिता के साथ और स्थानीय स्वशासन ज्यादा मजबूत हो। बुनियादी आवश्यकताओं की जो पहुंच है
उसमें उसे और बढ़ानी होगी। सार्वजनिक सेवाओं तक आम जन की पहुंच, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, भूमि सुधार, नागरिक समाज को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ये आपके पहले प्रश्न का मेरी तरफ से सबमिशन है। मैं समझता हूं आर्थिक विकास के बावजूद भारत में सामाजिक असमानता के मुख्य मोटे मोटे जो कारण हैं वो इस प्रकार हमारे सामने आते हैं। दूसरा प्रश्न था आधुनिकता और परंपरा का भारतीय संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले हमें परंपरा और आधुनिकता को जी समझना होगा। सर। जी जी, आप अपनी बात रखिए सर। समय की सीमा है। आप मैं चाहूंगी, मैं गुजारिश कर सीधा रही हूँ कि जल्दी जल्दी बात। मूल मूल जी मूल बात पे आ रहा हूँ। आधुनिकता और परंपरा का भारतीय संरचना पर यह प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज की जो मूल विशेषता है संयुक्त परिवार, वो एकाकी परिवारों में रूपांतरित हो रही है। मुखिया होता था जो परिवार का, निर्णय जिसके हाथों में होते थे, उससे नातेदारी और विवाह संबंध बने रहते थे। अब ये स्वायत्तता, व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर बढ़े आ रहे हैं। अलगाव और तलाक की दरों में वृद्धि हुई। अरेंज मैरिज जो हमारा धार्मिक संस्कार होता था, उसका स्थान लव मैरिज, अंतरजातीय विवाह, लिव इन रिलेशनशिप जैसे पहलुओं ने ले लिया है। प्रजनन क्षमता और देखभाल की दृष्टि से भी पारिवारिक स्तर में काफी गिरावट आई है। एक सुरक्षा कवच था परिवार, जो पूरे संपूर्ण परिवार में जितने भी सदस्य होते थे उसके सुरक्षा की गारंटी थी परिवार। वो गारंटी अब धीरे धीरे मुझे समाप्त होती हुई नजर आ रही है। हम समाजीकरण जो कि पूरी सामाजिक व्यवस्था में पारिवारिक स्तर पर सूक्ष्म संवेदनशील विषय है, उसमें काफी बदलाव आ गया है। समाजीकरण का जो प्रक्रिया है वो नवाचार और वैज्ञानिक प्रगति के साथ नहीं हो रहा है। पेरेंटिंग सही नहीं हो पा रही है और विमेन फीमेल इन्वॉल्वमेंट जो परिवार में महिलाओं का भागीदारी होनी चाहिए वो भी धीरे धीरे कहीं घटती हुई नजर आ रही। तो ये इसके साथ और भी कई बातें हैं जो आधुनिकता और परंपरा के संदर्भ में पारिवारिक संरचना को प्रभावित करती हुई नजर आ रही जी है। कुछ चीजों में आधुनिकता सही भी है और शिक्षा, जागरूकता, संवाद, सहिष्णुता, सांस्कृतिक नवाचार और नवीन तकनीकी समावेश के साथ परंपरा और आधुनिकता में जो सामंजस्य बैठाना चाहिए वो बैठाया जा सकता है। बहुत बहुत आभार। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपने आज की परिचर्चा को न सिर्फ शुरू किया, बल्कि अपने वक्तव्य में समाज की जो पूरी भागीदारी और सरकार की उदासीनता, उन सब बातों को आपने मतलब अपने वक्तव्य में पिरो के रख दिया है। और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी का, जो जिनका विशेष सानिध्य आज हमें प्राप्त हो रहा है। और मैं चलती हूँ इस कार्यक्रम के दर्शकों की तरफ, जो बड़ी संख्या में हमारे साथ आज जुड़े हैं और उनके इतने सारे मुझे संदेश मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा की तरह इस कार्यक्रम से बिल्कुल जुड़ गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि विजेंद्र जी हांगकांग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर तनेजा जुड़ी हुई है, रीता गौतम जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारी आईडी आई है। और आयुष पासवान पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और किसी ने मुझे सजेस्ट किया था अभी कि डॉक्टर पंकज रावल भी जुड़े हुए हैं, अभिनंदन। उषा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रंजना जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत। दिलराम भारद्वाज जी, बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है।
और उन्होंने लिखा था कि खेल पर भी हमें इस तरह का आयोजन करना चाहिए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस चर्चा पर हमसे बात करें, और यदि आपका कोई प्रश्न है या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9958157108। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और चूंकि समय ज्यादा हो रहा है और बहुत सारे वक्ता हैं, हमें सबको सुनना है। समर शुभांकर के पास मैं सीधे सीधे चलती हूँ। समर्थ, आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं और प्री बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, और इस समय एक कौतूहल भी है मन में और एक उथल पुथल भी है अपनी जिंदगी बनाने के लिए भी। तो मैं इस पटल की ओर से, पूरी टीम की ओर से, मैं आपको, पूरे वक्ताओं की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपकी बोर्ड के लिए। और चूंकि हमारा जो भारत है वो यूथ का देश है, वो युवाओं का देश है, और जहां युवा शक्ति होती है वो सबसे ज्यादा अमीर होता है, वो राज्य, वो देश, वो क्योंकि युवा के अंदर वो सब कुछ है जो कोई भी हासिल करना चाहता है। किसी दूसरे देश की तुलना अगर हम अपने भारत देश से करें तो भारत बहुत रिच इसलिए है क्योंकि यहाँ युवा है। तो युवाओं को भी अपनी शक्ति पहचाननी होगी, और इस विषय को आपने चुना है, इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार अगर विकसित भारत की ओर भारत अग्रसर है तो इस विकास के मार्ग में कौन सी ऐसी बाधा है जो आपको लगता है कि वो बाधा अगर दूर हो जाए तो भारत और विकसित हो जाएगा, या तेजी से अगर प्रगति होनी है भारत की हर सेक्टर में, हर सेक्टर की बात मैं कर रही हूँ, जो आपको समझ में आता है, जो आपको लगता है कि आप इस मंच के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। और मैं आपसे चाहूंगी कि आप खुलकर अपनी बात रखें, और जिस विषय को आपने चुना आज, उस विषय को आपने क्यों चुना वो हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम समर शुभांकर है और मैं हिंदी साहित्य संस्थान को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पटल पे आ सकूं। तो हमें डेवलपमेंट से पहले, हमें विकास से पहले उसके बारे में समझना पड़ेगा। विकास, कोई भी देश का विकास हम तीन तीन चीजों से होता है। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट। आप वहां के वहां पे जो इंसान रह रहे हैं, आप उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आप क्या 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 आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, या फिर आप कोई कोई भी चीज कर रहे हैं। जैसे कि आज बहुत सारी संस्थान हो गई हैं, जैसे कि भारत की, जैसे कि इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, जहाँ पे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिखाया जाता है, उनको नई नई चीजों का से अवगत कराया जाता है। पर डेवलपमेंट, दो और चीज जरूर होती है डेवलपमेंट में। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, कि आप जो भी रिसोर्सेज है, मान लो कोई रॉ मटेरियल है, हमने कोई भी निकाला, जैसे कि मान लो लिथियम निकाला, तो लिथियम को अगर निकालने के बाद हम उसको आगे जाके प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, कैसे हम उसको और विकास, तो ये दूसरी होगी प्रोडक्टिविटी। तीसरा हो गया फ्रीडम, कि कोई भी इंसान है, उसको कितनी फ्रीडम मिल रही है वो रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, उस रिसोर्स को एक्वायर करने के लिए। ये तीन ये तीन स्तंभ होते हैं एक डेवलपमेंट के लिए। दूसरी बात, भारत बहुत सी जगहों पर लैग कर रहा है। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। भारत में, मैं आपको ये बताते हुए आपको बहुत दुख होगा कि भारत में कोई भी, ऑलमोस्ट हर चीज बाहर से आती है, इंपोर्ट होती है, मैन्युफैक्चर एक भी चीज नहीं होती। सबसे पहले हम बैटरीज के लिए चाइना पे हैं, चाइना पे निर्भर हैं। दूसरा, हम मोस्टली जो एयरक्राफ्ट्स हैं, सारी जो कंपनीज है वो फॉरेन की हैं। सबसे पहले बोइंग फॉरेन का है, एस्टन मार्टिन फॉरेन की है। इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का बहुत ज्यादा वीक है। सबसे पहले इस पे काम करने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो स्टील इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो सबसे ज्यादा अभी विकास कर रही है। अभी अगर 2025 का डेटा मैं बताऊं तो 346 मिलियन मेट्रिक टन जो हमने स्टील, आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस किया है पूरे 2025 के ईयर में।
और उसमें से हमने यूज किया है 150 to 160 मिलियन मेट्रिक टन फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, और बाकी का हमने जो 3 से 10% है वो जाके हमने इंपोर्ट किया। तो ये सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूत है अभी के समय में, स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब दूसरी बात है कि भारत में हम ज्यादातर जो हमारी, अगर मैं थोड़ा सरकार के ऊपर आऊं तो ज्यादातर जो हमारी सरकार है वो ज्यादातर सत्ता के पीछे पड़ी हुई है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मैं आपको अगर बताऊं कि अभी 5 साल पहले तक में हमें बहुत सारे रिसोर्सेज आइडेंटिफाई हुए हैं। केरला में हमें यूरेनियम मिला है, जम्मू एंड कश्मीर में हमें लिथियम मिला है, तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको उपयोग करके हम कोई नई चीज क्यों नहीं बना रहे, कोई भी चीज डेवलप क्यों नहीं कर रहे? ये ऐसा तो है नहीं हमारे अंदर ब्रिलियंट, हमारे तो देश में ब्रिलियंट माइंड्स की कमी नहीं है, यूथ का देश है, यूथ का देश है, तो हमारे पास ब्रिलियंट माइंड्स बहुत सारे हैं, डेवलपमेंट होना चाहिए। और जैसे कि यूरेनियम मिला है, तो हम यूरेनियम सबमरीन क्यों नहीं बना रहे हैं? कोशिश कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करने में क्या, कोशिश तो हम किसी भी चीज की कर सकते हैं। लिथियम है, लिथियम बैटरीज हम बना सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज है, पर हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। हमें ना ये पता है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें। गवर्नमेंट ने बस उन रिसोर्सेज को होल्ड पे डाल दिया है कि हम कब इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी हमें ना कोई डेट पता है। तो डेवलपमेंट हर किसी क्षेत्र को, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट में स्किल्स बेस्ड कुछ नहीं होता है। यहाँ पे शुरुआत में 10th क्लास में बच्चे को बता दिया जाता है कि आपके पास साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। उसको उसके बाद उसके अलावा कुछ पता ही नहीं है कि जिंदगी में और क्या है, और कोई क्षेत्र है जिसमें हम जाके अपना अच्छा कर सकते हैं। अब 4 लोग हैं, अब हाथी है, चींटी है, हम सब हाथी है, चींटी है, बंदर है, हम सबको पेड़ पे चढ़ाएंगे तो ये बात ठीक नहीं है ना। हर कोई पेड़ पे नहीं चढ़ सकता ना, सिर्फ बंदर ही चढ़ सकता है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से बच्चे, कौन सा हमारा यूथ है, वो कौन से सेक्टर में ज्यादा अच्छा है, किस चीज में वो ज्यादा अच्छा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट, आज किसी को अगर मैं बात करूं तो किसी को एआई डिजाइन, एआई एनालिस्टिक, ऐसे प्रोफेशंस के बारे में पता ही नहीं होगा। बल्कि ये इन पे जाने के बाद आप अगर पैसे की बात कर रहे हैं, इन पे जाके आप एक इंजीनियर या फिर एक डॉक्टर से एक ज्यादा कमा सकते हैं इन क्षेत्र में, पर इनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। भारत में सबसे एजुकेशन सिस्टम ही सबसे बड़ा डेवलपमेंट का किलर है। एजुकेशन सिस्टम ही यहाँ का एकदम बेकार है। फॉरेन के लोगों में वहां पे सिखाया जाता है मनी को कैसे मैनेज किया जाए, फाइनेंस समझ सिखाया जाता है। शुभांकर, आपके साथ बड़े बड़े विद्वान जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो इस वक्त वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं, और आप इतनी हिम्मत कर रहे हैं सबके सामने बोलने की, ये बड़ी बात है। और मैं चाहूंगी कि बेबाकी से आप अपनी बात रखें ताकि हम इस चर्चा को आगे लेकर जाएं। जी बताइए। तो मैं कि जो बाहर के देशों में फाइनेंस के बारे में सिखाया जाता है, भारत में क्या सिखाया जाता है? भारत में 18 साल से पहले आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने माता पिता से बात भी नहीं कर सकते कि आपको कोई अकाउंट खुलवाना है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहे, आप ये बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें शुरुआत से ऐसा कभी सिखाया ही नहीं गया। ना हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने सिखाया, ना हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया। तो ये सारी चीजों में हमारा भारत लैग कर रहा है। दूसरी बात, अगर आप डेवलपमेंट आप किसी एक चीज में, ये तो इकोनॉमिक की बात हो गई। अब हर चीज में आप जैसे कि हम एक मान के करते गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने हमारे हमारे ऊपर मानता हूं कि बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए। आईआईटी के इंजीनियर्स हैं, एम्स में जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, पर आधे से ज्यादा आप ये नहीं सोच रहे कि वो भारत को डेवलप करने की जगह फॉरेन कंट्रीज को डेवलप करने पे क्यों लगे हुए हैं। ये चीज हमारी सरकार के जो हमारे नेता है उनको समझ ही नहीं आती कि हम क्या, कि हम हमारे जो सारे इंजीनियर्स है, जो प्रेस्टिजियस कॉलेज जैसे कि आईआईटी से, आईआईएम से, जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है उनसे पढ़ के जाके गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में करे, वो अपना बिजनेस क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे? वो खुद का इंडियन माइक्रोसॉफ्ट, इंडियन गूगल क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे? कभी ये सोचा है कि उन लोगों ने कि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है, हमारे देश में आर्यभट्टा, रामानुजन जैसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, और अभी भी बहुत विद्वान है हमारे हमारे देश में, पर उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते।
आधे से ज्यादा लोग आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि 99% रिसोर्स टॉप 3% लोगों के पास है। जो गरीब है वो क्या करेगा, वो अपने आप को डेवलप कैसे करेगा, ना उसके पास एजुकेशन का रास्ता है ना कुछ है, वो भारत को डेवलपमेंट कैसे करेगा। हमारे जो मेन केंद्र है जहाँ पे हमें डेवलपमेंट करने की जरूरत है, सबसे पहले डिजिटल एजुकेशन, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और तीसरी जो हमारे एक ये मेन डेवलपमेंट का नहीं होगा पर इसमें भी जरूरत है करने की, पॉवर्टी। इंडिया में मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड अगर हम इंडेक्स देखें जो वर्ल्ड बैंक निकालता है, तो हम मिड डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है हम, मतलब कि पुअर लिस्ट से थोड़े ऊपर आते हैं। हमारे यहाँ अगर हम एवरेज मनी निकाले कि पर पर्सन के पास कितना होता है, तो 6,700 के आसपास कुछ डॉलर्स आएंगे, जो मिड डेवलपिंग कंट्री है। अब कोई भी डेवलपिंग कंट्री होती है उसका अगर हम मनी का एवरेज लेते हैं तो वो कम से कम $25,000 से ऊपर होता है। तो एक तो ये हो गया पॉवर्टी, क्योंकि रिसोर्सेज है ही नहीं, जो लोग हैं, एक तो 70 से ज्यादा लोग खेती कर रहे हैं यहाँ पे। अब खेती कर रहे हैं तो उनको ये कौन बताएगा कि आप नई नई ये सारी नई नई टाइप के HIV सीड्स यूज करें, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करें, ड्रिप इरिगेशन करें। उनको पता ही नहीं है ये सारी चीजें। वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करें जिनमें बहुत कम प्रोड्यूस होता है ना, और ना उनको इतना प्रोड्यूस मिल पाता कि वो अपना घर चला सके। तो ये सारे सेक्टर में हमको डेवलप करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा डेवलपिंग सेक्टर हमारे, वो मैंने आपको कहा ही था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अभी सबसे बढ़िया चल रहा है डेवलपमेंट के ऊपर। और धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्तव्य समर्थ, आपने उन तमाम बातों पर हमारी नजर दौड़ाई है और तमाम दर्शक श्रोता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और जिस तरह से आपने बेबाकी से इस उम्र में अपनी बात रखी है, तो मैं सभी वक्ताओं का ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहती हूँ कि एक 10वीं कक्षा के बच्चे के मन में अगर इस तरह के भाव हैं, तो मुझे लगता है कि भारत सही दिशा में जा रहा है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और समर्थ जो जो प्रश्न आपने रखे हैं हम उसको भी लेने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में। और हम चलते हैं, चूंकि अर्थ का जमाना है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के पास आना चाहती हूँ। मैं पटेल सर के पास उनके बाद जाऊंगी, और सबसे बाद में मैं कल्प के पास आऊंगी, क्योंकि आप इंजीनियर हैं। तो अब थोड़ा सा आपको भी समय चाहिए अपनी बात रखने के लिए। तो मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहती हूँ। जिस तरह से हमने डेवलपमेंट की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, तो चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने बहुत विकास किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किए हैं। लेकिन आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़े बड़े जो बड़ी बीमारियां जो हैं उसका इलाज नहीं हो पा रहा संभव। और अंत समय में जब बीमारी पता चलती है तब कुछ हाथ नहीं रहता। कैंसर की बात अगर हम करें तो वो लास्ट स्टेज में पता चलता है जब हम कुछ नहीं कर पाते, पैसे भी खर्च करते हैं और व्यक्ति भी नहीं बचता है। लेकिन आजादी के बाद से अगर अभी तक का हम एक मोटा मोटी देखें, एक रूपरेखा अगर हम बनाएं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, चाहे वो हेमोपैथिक हो, एलोपैथिक हो या फिर आयुर्वेदिक हो। आपकी दृष्टि से कितना विकास हुआ है? क्योंकि एक वही प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे साथ है कि भारत का विकास कहां तक, और आपको क्या लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में और क्या बेहतर हो सकता है जिससे भारत विकसित राष्ट्र की ओर बहुत तेजी से भाग सके? तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते सभी को, और विभा जी आपको भी। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत में हर क्षेत्र लगता है हमारा संपर्क टूट रहा है सर से, लेकिन सर दोबारा जब हमारे साथ आएंगे तो हम इस बात को रखेंगे, ये प्रश्न उनके लिए रहेगा।
तब तक मैं, क्योंकि हम समय नष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि समय ही धन है, समय ही पूंजी है, तो मैं पटेल गोपाल सर दोबारा ज्वाइन हो चुके हैं। 1 मिनट जी। सर सुन पा रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, सुन पा रहे हैं? बीच जी में जी, आप डिस्टरबेंस अपनी हो रहा बात था रखिए सर। और जी जी, आप अपनी बात रखिए एकदम जी। ब्लैकआउट भी हो गया। कोई बात नहीं सर। हाँ, हाँ। तो मेरा ये कहना है कि एक तो सभी को मेरा नमस्ते पुनः, और मैं अपनी बात रखते हुए बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद में हमारे देश में, क्योंकि मैं चिकित्सा क्षेत्र से हूँ, तो काफ़ी कुछ प्रगति हुई है हमारे देश में। और हम ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो हमारे जीवन की प्रत्याशा जो है वो 70 साल है अभी, और आज़ादी के टाइम पे वो 32 वर्षीय थी। जहाँ तक शिशु मृत्यु दर का सवाल है, पहले ये 1951 में 146 शिशु मृत्यु होती थी, जो 1 साल के अंदर के बच्चों में होती है। 1000 बच्चों पे 146 की मृत्यु हो जाती थी। वो अभी हम उसको कम करके 30 पे ले आए हैं भारत देश की, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बहुत कम है शिशु मृत्यु दर। हमने आज़ादी के बाद में कई सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, और वो सभी अच्छी तरह से चल रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम कोई यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ये शुरू से होता आया है, पौराणिक कथाओं में हमने सुना है। तो जो दैत्य होते थे, दानव होते थे, वो बहुत परेशान करते थे, तंग करते थे। तो ये जो नेटवर्क है, इसको मैं दानव कहती हूँ, क्योंकि ये हमेशा हमारे अच्छे काम को निगल लेता है। जी डॉक्टर जी, जी, साहब, जी। जी जी, बताएं। हाँ, जी, हाँ, जी, हाँ। तो बातचीत चल रही थी कि हमारे देश में कई सारे राष्ट्रीय प्रोग्राम जो हैं, जो रोग उन्मूलन और रोगों के कंट्रोल के लिए, रोकथाम के लिए चल रहे हैं। और भारत एक ऐसा देश है जिसने जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जिसका शुरू में नाम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, संसार का पहला देश है जिसने इस प्रोग्राम को लागू किया, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। सर आज फेल क्यों हो हमारे गया ये देश प्रोग्राम? सर ये जी प्रोग्राम फेल क्यों हो गया? नहीं, इस पर फेल हम बाद में नहीं हुआ, आएंगे। जिसे हम नहीं, इस पर हम बाद में आएंगे, मैं क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण जी प्रश्न है कि हम चाइना को पीछे छोड़कर जनसंख्या में आगे कैसे बढ़ गए। जी जी तो वो हम बाद में बात करेंगे। आप अपनी बात मेरा रखिए सर। ना मैं बीच में टोकना रोकना, आप अपनी बात रखिए। जी हाँ, जी हाँ। हमारे देश में सबसे पहले जो एम्स की स्थापना हुई थी दिल्ली में, और आज की तारीख में कई राज्यों में एम्स की स्थापना हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, वो जब मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था 1980 में, तब पूरे देश में 106 मेडिकल कॉलेजेस थे। आज जो है वो 800 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशंस की बात है, आज की तारीख में हर जगह, हर छोटी-छोटी जगह पे एमआरआई, सीटी स्कैन, ये जो जाँचें हैं, बाकी दूसरी तो रक्त और मूत्र की जो सामान्य जाँचें हैं, एक्स-रे जो है एक सामान्य जाँच हो गई है, सोनोग्राफी भी एक सामान्य सी जाँच हो गई है हर बीमारी में। तो जाँच के मामले में भी हमने काफ़ी प्रगति की है, सब जगह जाँच की सुविधाएँ हैं। और कुछ बीमारियाँ ऐसी जिनको हमने जिनका उन्मूलन भी कर लिया है, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, जन्मजात जो टेटनस बीमारी होती थी बच्चों में, वो है। और कई सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे कि खसरा है। हम कई बीमारियों के मामले में उनका उन्मूलन करने की दिशा में काम भी कर रहे हैं। आप देखिएगा कि
बंगाल जिसको कोलेरा का घर कहा जाता था, आज की तारीख में कोलेरा बहुत कम हो गया है। तो ये सब हमारे स्वास्थ्य की नीतियों के कारण हुआ है, और एक जनता में जो स्वास्थ्य शिक्षा की जो जागृति हम दे रहे हैं, क्योंकि अशिक्षा अभी भी है हमारे देश में, तो सभी को शिक्षित करने में समय तो लगेगा, मेहनत भी लगेगी, लेकिन उस दिशा में काम चल रहा है। हालांकि गति थोड़ी मंथर हो सकती है। तो और नई-नई चीज़ें जो हमारे देश में आई है, जैसे मेडिकल टूरिज्म, एक नई चीज़ है। अब आप ये देखिएगा कि विदेशों से लोग हमारे यहाँ आके ऑपरेशन करवाते हैं, इलाज लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है, वो कमोबेश विदेशी जो सुविधाएँ हैं उनके बराबर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरे संसार में अपना दखल दिया है हर क्षेत्र में, तो मेडिकल क्षेत्र में भी दिया है, और आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी बीमारियों का निदान किया जा रहा है, उनका उपचार भी किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से रखना चाहती हूँ कि ये तो ठीक है, बहुत डेवलपमेंट हुए, बहुत चीजें आपने बताई, और बहुत हम सब जानते हैं ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है, आम लोगों की पहुंच से बाहर। एमआरआई, सिटी स्कैन, ये सब आम लोगों की पहुंच से बाहर है, और जो बहुत गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, जिनको 2 रोटी मुश्किल से मिलती है, वो इतनी महंगी जगह कैसे अपना इलाज कराएं, ये सवाल भी सरकार के लिए है। और चूंकि जैसे कि समर्थ ने कहा था कि गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर हम है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, विकासशील देश है हम, विकसित अभी हुए नहीं है। तो क्या उस कॉस्ट में कमी होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर तो हम लोग हैं, जिस हिसाब से हम टैक्स देते हैं शायद सुविधा उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एक तो अस्पतालों में ज़्यादा रोगियों की संख्या होने का एक कारण ये भी है कि रोगी जो है वो इन दिनों जागरूक भी काफ़ी हो गए हैं, अपनी छोटी-छोटी समस्याओं को लेके विशेषज्ञों के पास चले जाते हैं, जबकि उनकी जो तकलीफ़ है वो एक छोटा डॉक्टर जो है वो भी कर सकता है, लेकिन मानसिकता ये हो गई कि हमें बड़े से बड़े जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास जाना है। और जहाँ तक कॉस्ट का सवाल है, सरकार ने कई सारी योजनाएं चला भी रखी हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो माँ योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, इनमें निःशुल्क उपचार की सुविधा है। अब मैं मानता हूँ कि कुछ मरीजों को अपनी तरफ से भी कुछ खर्चा करना पड़ता, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। सर, तो आपके दर्शक दीर्घा में सर डॉक्टर साहब, आपके दर्शक दीर्घा में एक दर्शक है जिन्होंने एक संदेश भेजा है हम तक, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। उन्होंने लिखा है, संजय जी ने, कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1.5 लाख एमबीबीएस डॉक्टर आज के समय में बेरोजगार है। अब आप क्या कहेंगे? जी, ये तो सरकार का नीतिगत प्रश्न है, तो ये तो इस पे तो मैं कुछ टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव ढंग से सोचें तो मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। उदयपुर में आज की तारीख में 6 मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल हैं। अब उनमें इतने सारे चिकित्सक लोग लगे हुए हैं, चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, और उसी अनुपात में चिकित्सक गण जो है वो डिग्री ले लेके बाहर निकल भी रहे हैं। तो सभी को जॉब देना, सभी जो है वो कई तो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि तैयारी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो वो भी एक तरह से बेरोजगार की श्रेणी में ही गिने जाएंगे।
तो आपके हिसाब से तरक्की हुई है। तो हुई है, बहुत सारी जगहों पर हुई है, जैसा कि आपने कहा, और आपने ये भी हमें बताया कि जी। किस तरह से चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बदलाव आए हैं आज़ादी के बाद। अगर हम अभी तक देखें तो बहुत अच्छा रहा। और डॉक्टर साहब, मैं कुछ प्रश्न लेकर बाद में आपके पास आऊँगी, चूँकि हमारे पास 2 वक्ता और जी। मौजूद हैं। पटेल सर, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, और कल्प मैं उसके बाद, क्योंकि समर्थ को मैं थोड़ी देर के लिए बैक स्टेज रखूंगी, क्योंकि अभी हमारे साथ पंकज सर जुड़ने वाले हैं, क्योंकि पंकज सर से भी हमें बहुत जरूरी भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का क्या विकास हुआ है उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। सर, चूंकि आप अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, तो आपके लिए जो प्रश्न है वो है समावेशी विकास किस प्रकार हो भारत का, और औद्योगिकरण की धीमी गति के कारण क्या है, और इस क्षेत्र में कैसे बदलाव आ सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप इस प्रश्न का आप उत्तर दें, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं। किस तरह से आर्थिक रूप से अगर भारत समृद्ध हो रहा है, तो वो कब तक और ज्यादा समृद्ध हो पाएगा, और चोर बाजारी अगर बंद नहीं हुई, क्योंकि आप अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं तो आप ज्यादा उस चीज को समझ पाएंगे। चोर बाजारी अगर बंद नहीं हुई, और जिस तरह से जो, जैसे कि द्विवेदी सर ने कहा कि जो सप्लाई और डिमांड की जो बात होती है, जितना सप्लाई हो, डिमांड बढ़ेगा उतनी सप्लाई होगी। तो इस क्षेत्र में आपके अपने क्या विचार हैं? इस विषय के अनुसार आप सारे वक्ताओं को सुन चुके हैं अभी तक अमूमन, तो आपके अपने विचार क्या हैं इस विषय पर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दें। जी। सबको प्रणाम। आपने 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं, मैं सिलसिलेवार से एक-एक प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहला प्रश्न आपका था समावेशी विकास। तो समावेशी विकास से तात्पर्य सबको पता है कि जो आर्थिक वृद्धि हो रही है, उसका लाभ सबको मिले, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, गरीब हैं, महिलाओं सर, तक अमीर सबको लोग पहुँचना और चाहिए। अमीर होते सर, अब अमीर लोग और मैं अमीर उसी होते मैं जा उसी रहे हैं, और मैं गरीब मैं लोग और गरीब मैं होते जा मैं रहे उसी पे हैं। जी, जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी, मैडम। तो जो स्वागत। अर्थशास्त्र की मूलभूत 3 समस्या मानी जाती हैं, इन 3 समस्या में चाहे वो विकसित देश हो, विकासशील देश हो, पिछड़ा हुआ देश हो, सबको सामना करना पड़ता है। नो वन कैन एस्केप। तो उसमें से सबसे बड़ी समस्या अभी जो आ रही है वो वितरण की समस्या है। वितरण की समस्या मतलब आप जो कह रहे हैं कि पुअर बिकम पुअरर एंड रिच बिकम रिचर, ये अभी समस्या सिर्फ भारत की नहीं है। एक सबसे पहले अगर विश्व परिदृश्य में देखें तो G7 कंट्रीज माने जाते हैं, जिनको डेवलप्ड कंट्री भी कहते हैं वर्ल्ड में। उनका पॉपुलेशन देखें तो मात्र 20% है, बट दे आर कंज्यूमिंग अराउंड 70% रिसोर्सेज। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी के जो 70% पॉपुलेशन है, 70% पॉपुलेशन है, दे आर कंज्यूमिंग ओनली 30% पॉपुलेशन रिसोर्सेज। तो डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है, विषमता बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड वाइड भी है। और किसी देश में जाते हैं तो रीजनल डिस्पैरिटीज, वहां पे भी क्षेत्रीय विषमता है। उसके बाद समुदाय और जातियों में भी आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हैं। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, विषमता को कैसे कम किया जा सकता है? मेरे हिसाब से इसमें कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, उसको मैं यहाँ विश्लेषण करना चाहूंगा। सबसे पहला है प्राथमिक एवं जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका सशक्तिकरण किया जाए। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियां। तो ग्रामीण, तो जितने भी कृषक हैं उनका जो मध्यस्थ वाला पार्ट है, इंटरमीडिएटर्स कहते हैं, उनको खत्म करके उनको डायरेक्ट बाजार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, ताकि उनको उपज का सही जो भी लाभ मिल सके, उनको कीमत मिल सके। दूसरा, जो अभी सरकार ने काफी प्रयास किए हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो जितने भी श्रमिक हैं उनका सीधा जो भी वो काम कर रहे हैं वो पेमेंट अभी भी कहीं कहीं नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में या उनको सीधा ही मिलना चाहिए ऑनलाइन रूप से, ताकि उनका सशक्तिकरण हो सके। दूसरा है धन का पुनः वितरण। तो धन जो सरकार के पास आता है उसके 2 मुख्य स्रोत होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये धन आता है, तो इस धन का
जो एक्सपेंडिचर इस तरह से होना चाहिए कि जो वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं और महिला हैं, उन पर ज्यादा खर्च करके जो धन की असमानता है और जो संसाधनों की असमानता है उनको अपन दूर कर सकते हैं। दूसरा संकल्प जी ने फरमाया था कि मानव पूंजी निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपने कहा था अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने भी इस पे फोकस किया है। तो इसमें 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले स्किल्ड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, स्किल्ड और एम्प्लॉयबिलिटी वाला पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए। सेकंड, इसमें जो है स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। थर्ड चीज है इसमें वैल्यूज को डालना पड़ेगा। वैल्यूज में पेट्रियोटिज्म भी आएगा, एथिक्स भी आएंगे और मोरलिटी आएगी। अगर ये 3 जो चीजों का समावेश होके मानवीय पूंजी का निर्माण करेंगे तो अपने देश को जो भारतीय प्रधानमंत्री जी सपना देखा है 1947 तक डेवलप्ड करना, कोई रोक नहीं पाएगा। तो सबसे ज्यादा अपने को फोकस करना पड़ेगा मानवीय पूंजी के निर्माण पर। नेक्स्ट चीज है रोजगार आधार केंद्रित अपने को स्कीम लानी पड़ेगी और विशेषकर जो सेकेंडरी सेक्टर या जिसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, उसमें जो अपने परंपरागत या ग्रामीण जो उद्योग थे उन्हें पुनः स्थापित करना पड़ेगा। इससे अपने को 2-3 बेनिफिट मिलेंगे कि ग्रामीण या जो अपने परंपरागत उद्योग हैं तो उस क्षेत्र के जो संसाधन है, चाहे मानवीय संसाधन की बात करें या गैर मानवीय संसाधन है, उनका पूर्ण अपन उपयोग कर पाएंगे। और दूसरा अपना जो माइग्रेशन होता है उसको भी अपन रोक सकते हैं और जो लोग जहां पर हैं उनको वहीं रोजगार मिलेगा तो वह वहीं पे रहेंगे। नेक्स्ट जो है सामाजिक सुरक्षा देनी पड़ेगी। सामाजिक सुरक्षा में विशेषकर उस सेक्टर्स की बात करता हूं मैं जो असंगठित क्षेत्र हैं। और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे ज्यादा गिग वर्कर्स हैं। गिग वर्कर्स में वो आते हैं जो जैसे जोमेटो वाले हैं, रेपिडो वाले हैं, स्विगी वाले हैं, ब्लिंकिट्स वाले हैं। तो उनके लिए मेडिक्लेम और बीमा इस तरह की योजना लाके उनको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट जो आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, समावेशी की बात करते हैं, आगे डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो क्षेत्रीय एवं सामाजिक आर्थिक असंतुलन जो बढ़ रहा है उसको कम किया जाना चाहिए। तो जो भी बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा डेवलप करके, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उनको ज्यादा एस्टेब्लिश करके, ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, चाहे कास्ट डिस्पैरिटीज हो, जैसे भी जेंडर डिस्पैरिटीज हो, उन पे ज्यादा फोकस्ड करके जितना भी अपना जो भी पॉलिसीज है वो इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि उन पे ज्यादा स्पेंड हो और वहां ज्यादा डेवलप्ड हो। तो अपन ये जो समावेशी विकास की बात करते हैं उसका मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। तो निष्कर्ष रूप में समावेशी विकास का जो पहला प्रश्न आपने पूछा, इसका मैं ये कहता हूं कि जीडीपी में वृद्धि के साथ साथ संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तभी हम आगे समावेशी विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो पहला जो आपका समावेशी विकास का जो क्वेश्चन था उसका मेरा ये एक विभिन्न सजेशन भी थे और साथ ही साथ ये कंक्लूजन भी है। दूसरा आपका अगर संक्षेप में एक मिनट सर, संक्षेप में यदि मैं आपसे एक उत्तर चाहूं तो आप औद्योगिकरण की जो धीमी गति है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? जी सेकंड पार्ट उसी पे आ रहा हूँ। 3-4 क्वेश्चन को एक एक करके आ रहा हूँ। फर्स्ट आपने जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की, समावेशी विकास की बात की, वो मैंने कंप्लीट की। अब मैं औद्योगिकरण की बात पे आ रहा हूँ। औद्योगिकरण की जब जहां तक बात है मैडम, तो अपन व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और 1991 तक, 90 ये दोनों जो बीच का फेज है इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले का और स्वतंत्रता के पश्चात का, तो उसमें एक औद्योगिकरण की जो वृद्धि दर है बहुत ही कम थी और विश्व में भारत का मजाक उड़ाया जाता था। ये 2 से 3% के मात्र थी, तो इसको हिंदू ग्रोथ रेट भी कहा जाता था। लेकिन जब वी अडॉप्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, उसके बाद औद्योगिक वृद्धि दर थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अभी भी जो अपने अवसर हैं, जितने संसाधन हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो उसके जो मुख्य जो
बिंदु लग रहे हैं वो मुझे ये लग रहे हैं, एक तो अपने यहाँ स्किल्ड मैन पावर की कमी है। अब यहाँ पे इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी कहा जाती है, लेकिन जहां पर बहुत से फर्म्स हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे विदेशी कामगारों को बुलाया जाता है, एक्वायर किया जाता है, क्योंकि जिस लेवल के अपनो स्किल्ड लेबर चाहिए वैसे नहीं मिलते। जैसे समर्थन ने भी कहा था, जैसे अपने अपने घर पे काम करने वाला कोई, एक छोटा सा एग्जांपल से आपको क्लियर करना चाहूंगा कि काम कर रहा है, सर एक तो अपन बात कहते और, हैं कि सर माफी चाहूंगी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इसी उत्तर में, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, जिस तरह से एआई की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस जी की बात करते हैं, और जी एआई ने हर जगह हर जी सेक्टर पे अपना कब्जा बना रखा है, तो बेरोजगारी इसके बाद भी जी तो बढ़ जाएगी। अगर इस पर ही हम मैं निर्भर हो इस पे जाएंगे एआई तो पे बेरोजगारी। आप जो क्वेश्चन पूछे उसका उत्तर अगर सुन लेते पूरा, उसका भी आ रहा था, इसमें आंसर आ रहा था, एआई का भी आ रहा था, मेरा जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ही था। जी 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 जी। और जरूर। दूसरा एक बहुत सारे पॉइंट्स है सर इसमें एक जो मिनट, मेन एक है, मिनट, तो सर 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 जी एक मिनट सर। समर्थ, जी मैं आपसे जी माफी चाहूंगी थोड़ी देर के लिए, चूंकि 10 मिनट के लिए हमारे साथ पंकज सर ज्वाइन कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको डिस्कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में 6 वक्ता से ज्यादा नहीं आ पाते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको विदा देती हूँ, वापस आपको ज्वाइन करवाऊंगी, और तब तक मैं पंकज सर को ले रही हूँ, ठीक है। दूसरा, औद्योगिकरण कमी कारण एक इनोवेशन रिसर्च की कमी है अपने यहाँ पे, जितने इनोवेशन रिसर्च नहीं है। और थर्ड जो मेन कारण है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर कैपिटा प्रोडक्शन, नॉन टोटल प्रोडक्शन। जो प्रति व्यक्ति उत्पादन की बात कहते हैं, जैसे समर्थन जी ने कहा था पर कैपिटा प्रोडक्शन की, अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग देखते हैं तो इंडिया बहुत नीचे से स्टार्ट होता है प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसमें, जैसे निर्यात उद्योग, निर्यात आधारित जो उद्योग हैं उसमें भी अपने यहाँ कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर रेलवेज और रोड्स की बात करते हैं तो काफी डेवलपमेंट हुआ है पिछले सालों में, लेकिन अभी भी पोर्ट्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटी है, पावर सेक्टर है, उसमें भी वर्ल्ड में बहुत ही अपन लैग कर रहे हैं। तो इसके कारण अपनी कॉस्ट बढ़ जाती है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो आइटम्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं आइटम, तो उसमें वर्ल्ड वाइड अपन कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है, तो एआई के आने के बाद इस पे कोई ज्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं आएगा। ये जो एआई आ रहा है वो मेनली मेंटल जो वर्क होता है सर्विस सेक्टर के आगे बढ़ाएंगे, उस पर ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट डाल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर पॉपुलेशन डिविडेंड मानते हैं, यूथ जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा भारत में है, तो इसके कारण औद्योगिकरण की बहुत विशाल एवं अपार संभावनाएं और अपॉर्चुनिटीज है भारत के पास। तो उसका पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए हमें उचित दोहन एवं संरक्षण के साथ विकास करें, तो एक लंबे टाइम के लिए सुस्थिर विकास अपन प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड, आपने जो कहा सर्विस सेक्टर की, तो पिछले कुछ समय से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है और टेलीकॉम सेक्टर में विशेष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लेकिन विडंबना यह है कि जो सर्विस सेक्टर है उसको जॉबलेस सेक्टर माना जाता है। आप एक छोटे से एग्जांपल से देख सकते हैं अपने यहाँ पे कि इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज आती हैं, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 18% है, लेकिन इसमें लोग हैं वो 45% लोग एंगेज है। एम्प्लॉयबिलिटी जो जनरेट कर रही है एग्रीकल्चर, वो 45% अराउंड, और इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन मात्र 18% है। इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 28% है, जबकि एम्प्लॉयबिलिटी या एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करता है ये सेक्टर वो मात्र 25% है। जबकि टर्शियरी सेक्टर जो कि लगभग 55% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है और इसका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो मात्र 28% है। तो टर्शियरी सेक्टर के बेस पे अपन विकास नहीं कर सकते हैं। क्यों? यद्यपि तीनों सेक्टर की बात करते हैं तो ऑल सेक्टर्स आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, नॉट कॉम्पिटिटिव टू ईच अदर। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के बगैर टर्शियरी सेक्टर जो सेवा क्षेत्र की बात करते हैं वो लंबे टाइम तक टिकाऊ नहीं रह सकता है। इस कारण से अगर अपनों को संतुलित विकास करना है तो तीनों ही क्षेत्रों का एक साथ संतुलित विकास करके ही हम आगे आने वाले समय में अपना जो 1947 को डेवलप्ड कंट्री का एक सपना देख रहे हैं उसको पूर्ण कर सकते हैं। मैडम
अब आप जी जो सर, कह रहे थे बहुत बहुत डिमांड एंड शुक्रिया। सप्लाई की बात, जी सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा। अदा करती हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय कम है सर। और पंकज सर, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे स्क्रीन पे, कुछ दिक्कत है, आप दोबारा से हमारे साथ कनेक्ट होइए। आप मुझे नहीं दिख रहे हैं और मैं कल्प के पास चलती हूँ। कल्प, अगर हम भारत के सतत विकास की बात करें, पंकज सर आ गए हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर। सतत विकास की बात अगर हम करें, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, तो उसकी क्या स्थिति है आज के समय में और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैं चाहूंगी आप गुड इवनिंग एवरीवन, और नमस्ते मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को ये मौका दिया यहाँ पे बोलने का। और आज आपकी माला में एक और मणि मैं भी जुड़ गया हूँ। और इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छा आप टॉपिक है। मेरा प्रोग्राम देखते हैं, इसीलिए आपने वो बात कह दी जो मैं हमेशा कहती हूँ। ओहो, तो आप मेरे प्यारे बिल्कुल मैम। प्यारे प्यारे दर्शकों में से शामिल हैं। जी कल्प, स्वागत है आपका। यस मैम, डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बट डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट। जैसे कि अगर अपन जंगल काट के वहां पे कोई स्कूल बनाए या कोई हॉस्पिटल बनाए तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा आइडिया है, बट व्हाट अबाउट द फॉरेस्ट? सो डेवलपमेंट होना चाहिए बट एट द सस्टेनेबल रेट, ताकि डेवलपमेंट होए और है ना अपन आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपन सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सब देखते हैं, ताकि अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत कुछ बचे और उनको भी मौका मिल पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी अच्छा टॉपिक है और इस पे है ना पूरे ग्लोबली सोचा जा रहा है। इन 2015 में एक ग्लोबल समिट हुई थी जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोड्यूस हुए थे। वहां पे यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल पॉइंट्स बनाए थे और इन 17 पॉइंट्स को पूरे वर्ल्ड में अपनाने के लिए किया था। जैसे कि उसके फर्स्ट पॉइंट था पॉवर्टी। जैसे कि समर जी ने बताया था, पॉवर्टी है बहुत, और पॉवर्टी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉवर्टी 2015 से 2024 तक काफी कम हुई है। पॉवर्टी जब 2011-12 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 27.1% पॉवर्टी थी, और आज अगर अपन 2022-23 सेंसस के अकॉर्डिंग देखे जाए तो पॉवर्टी रेट गिर के 5.3% हो गई है, जो कि बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है। 171 मिलियन लोग इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए हैं और ये बहुत अच्छा है। इसमें सेकंड पॉइंट और भी थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जैसे कि जीरो हंगर, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी और इनइक्वालिटी को हटाना, और ये सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स उन्होंने किए थे और इंडिया इनमें काफी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। रिसेंटली 2024 में इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अचीव किया है और ये टॉप 100 में आ चुका है, जो कि अपने लिए बहुत गर्व की बात है और इसके लिए बहुत अच्छा, ये अप्रिशिएटेबल है अपने सबके लिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने को भी करना चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट भी इसके लिए काफी कुछ सोच रही है। गवर्नमेंट ने काफी प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, लाइक एनर्जी के लिए, फूड के लिए, जैसे कि अपने फूड के लिए अपने ये सब्सिडीज पे फूड मिलता है। उसके अलावा ये फॉरेस्ट बचा रहे हैं, जिसके लिए फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के प्रोजेक्ट निकाले, जिसमें 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को वापस से रिफॉरेस्ट किया है गवर्नमेंट ने, जिसको अपन एफॉरेस्टेशन कहते हैं। उसके अलावा काफी स्पीशीज को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स निकाले, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लायन। अपने चीता वगैरह इंपोर्ट भी कर रहे हैं अपन उसको बचाने के लिए, और ताकि वो वापस से ब्रीड कर सके और इन सब के लिए। और अपने सबसे बड़ी चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कि अपन एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अपन इंडिया आज भी है ना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है वो कोल से कर रहा है। अभी भी अपने 63% जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कोल से कर रही है। इंडिया बहुत अच्छा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अपने पास ऑल 7 फिजिकल फीचर अवेलेबल है। आइलैंड है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है। तो अपने पास हर तरीके की एनर्जी मिल सकती है यहाँ पे, लाइक टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के लिए गवर्नमेंट अपने को है ना सब्सिडीज भी दे रही है, उनका प्रोजेक्ट भी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उन्होंने सोचा है, गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी चीज ये है कि उन्होंने नेट रोड मैप बनाया है
जिसके अकॉर्डिंग 2030 तक 500 गीगावाट्स का है ना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और वो एनर्जी ना कि फॉसल फ्यूल से होगी ना कि कोल से होगी, ये पूरी 100% रिन्यूएबल रिसोर्स होंगे, लाइक सोलर, लाइक विंड और ये चीज। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही कल्प आपने, लेकिन कल्प आपसे ऐसे हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमें आपसे एक और सवाल का जवाब चाहिए। और नरेश सर, पटेल सर के लिए, पटेल सर आपके लिए बहुत सुंदर संदेश आया है संजय पांड्या जी का। लिखा है, डॉक्टर नरेश जी पटेल द्वारा आर्थिक दृष्टि से भारत को विकसित करने व अग्रणी देशों की श्रेणी में भारत को लाना एक बात बताई, बहुत अच्छी लगी उनको, और उन्होंने बहुत बहुत आपको साधुवाद दिया है इसके लिए। तो इस तरह के हमारे बहुत सुंदर संदेश आते हैं। रीता गौतम जी ने लिखा है, बहुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। तो मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, साथ में बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हमारा कार्यक्रम चाहे 8 बजे के बाद भी चले, लेकिन आप सबकी उपस्थिति रहती है हमारे साथ। हमारे पटल की महत्वपूर्ण सदस्य जुड़ गई हैं, जो कि हैं मेरी प्रिय सखी नेहा शर्मा, बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर रितु रावल जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। और द्रहितेश जी लिखते हैं, बहुत सुंदर कल्प जी, और शायद इन्होंने ही एक सुझाव दिया है कि हम खेल पर बात करें, तो जरूर हम इस ओर ध्यान देंगे और एक परिचर्चा हम खेल के ऊपर भी करेंगे। छोटा सा एक प्रश्न और है कल्प, क्योंकि आप बहुत देर से सारे वक्ताओं को सुन रहे हैं, तो बच्चे होने के नाते, क्योंकि अभी आप समर्थ से थोड़े बड़े हैं, बाकी सबसे बहुत छोटे हैं, तो एक प्रश्न का उत्तर आप जरूर दें। चूंकि आप जल विभाग में हैं, और जल विभाग में अगर जल संसाधन प्रबंधन की अगर हम बात करें आपसे, क्योंकि ये आपका सेक्टर है, आप ज्यादा बेहतर इसके बारे में बता पाएंगे हमें, तो इसमें क्या सुधार किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप ये बात बताएं। जी बिल्कुल मैम। मैम, सबसे इम्पोर्टेंट, जल अपने बहुत जीवन में जरूरी है, और ये हर एक नागरिक का हक है कि उसको साफ जल पीने के लिए मिला जाए और उसके जल की पूर्ति पूरी की जाए। जल अपने 5 तत्वों में सबसे इम्पोर्टेंस जल को दिया हुआ है, तो इसका मैनेजमेंट सबसे मुख्यतः बनता है। जल संसाधन के लिए अपने गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स निकाली है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने काफी डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। एक CWC करके है, सेंट्रल वाटर कमीशन, स्टेट लेवल पे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, और जल संसाधन के लिए काफी सरकार जैसे कि नदियों को लिंक करना और ये सब कर रही है। काफी नदी कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे कि नमामि गंगे, जिसमें गंगा रिवर की पॉल्यूशन को काफी हद तक कम कर दिया गया है, और नमामि गंगा के तहत ही गंगा डॉल्फिन की भी इंक्रीज हुई है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी बढ़ी है। और इस जल के काफी है ना उपयोग के लिए सरकार है ना स्कीम्स चला रही है, लाइक अमृत सरोवर मिशन, जिसमें स्टोरेज के लिए सरकार डैम बना रही है, सरकार पॉन्ड्स की रिनोवेशन करा रही है काफी पुराने। और सबसे मेन चीज, जो पुराने जो डैम्स वगैरह है उनको रिनोवेट भी किया जा रहा है, पुराने लेक्स को रिनोवेट किया जा रहा है, ताकि उनमें जो लीकेज वगैरह है वो कम की जाए। लीकेज के कारण काफी क्रॉप्स वगैरह होते हैं जो कि डैमेज हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने ना इकोनॉमिक्स में भी डिफर करता है और ना किसानों के भी लिए भी हानिकारक होता है। उसके अलावा काफी वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, लाइक डैम एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण सिंचाई भी की जा सकती है। और डैम से वाटर स्टोरेज होता है, ताकि कभी वाटर स्कैरसिटी हो पाए, कभी पानी की कमी हो पाए, तो वो वाटर अपन ले पाए। और वाटर काफी है ना इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट इसके लिए डैम वगैरह बना रही है। इसके लिए जैसे कि अपन जैसलमेर देखते हैं, जैसलमेर में पानी के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था। जैसलमेर में अगर देखा जाए, जो रेन वाटर भी आता था वो भी लैंड के कांटेक्ट में आते ही सॉल्टी हो जाता था, तो ये पीने के लिए बिल्कुल सही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए इंदिरा गांधी लिंक नहर बनाई गई है, इंदिरा गांधी नहर बनाई, तो जिससे कि वहां पे आज देख सकते हैं अपन जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पे बहुत अच्छी फार्मिंग हो रही है, काफी अच्छी कृषि हो पा रही है, और ये सारा काम हो पा रहा है। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को भी अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत हानिकारक चीज है अपने लिए। अनअवेयरनेस बहुत हानिकारक चीज है। अगर अवेयर नहीं होंगे तो अपन को बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, लाइक गवर्नमेंट ने
एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई थी, जिसके तहत उनका लोगो था पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसमें अगर लोगों को पता ही नहीं हो पाएगा क्या है ये, तो फिर वो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक और ऐसे बनाए थे नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट हर वाटर कहाँ जा रहा है, जैसे पानी अपने पास बहुत सारा है पर उसकी मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है, ताकि अपन देख पाए कि पानी जो जा रहा है वो सही यूज हो पा रहा है कि नहीं। अपन कम पानी में भी ज्यादा से ज्यादा उसको कैसे यूज करें, कितना अगर अपन उससे ज्यादा पानी उसका यूज कर पाए तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, सोशल ग्रोथ भी होगी, और कहीं ना कहीं अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी बना पाएगा। और इन सब के लिए मैं कहना चाहूंगा, उसके अलावा काफी अगर अपन देखते हैं 2015 के बाद से अपने वाटर बॉर्न डिजीजेस वगैरह भी कम हो गई है, क्योंकि पानी को जो क्लोरिनेटिंग और ये सब करने लग गए हैं गवर्नमेंट, और जैसे पानी पहले वेस्टेज जा रहा था उसको अब अच्छे से स्टोर किया जा रहा है, जिसके कारण डायरिया हो गए या फिर टाइफाइड हो गए, ये सारी चीजें कम हो गई है। तो ये काफी अच्छा है। उसके अलावा भी पीने पानी के लिए अपने गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन निकाला है, जिसके तहत 1500 मिलियन लोगों के घर में टैप वाटर प्रोड्यूस किया गया है। सब गांव में और काफी रूरल एरिया में, काफी अर्बन एरिया में, काफी डेवलपिंग एरियाज में भी अब पानी की सप्लाई हो पा रही है। और यही हमारा भी यही है कि हम इस स्कीम्स को पहचाने, स्कीम्स के फायदा उठाएं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, हमको भी थोड़ा बहुत अवेयर रह के गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank कल्प, you. बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर विषय की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। और मैं आप सभी वक्ताओं से गुजारिश करती हूँ, पंकज सर के पास में सीधे सीधे आऊंगी, और आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने संदेश लेकर अब तैयार रहें, क्योंकि अब संदेश का समय आ गया है। तो पंकज सर, डॉक्टर पंकज रावल हमारे साथ जुड़े हैं। पहले भी अरावली पर बहुत अच्छी लंबी वार्ता हमारी हुई थी, और इस बार अतिथि के रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थोड़ा सा समय हमें आपका चाहिए, और हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भूगोलविद होने के नाते आप भारत का विकास कहाँ तक, इस विषय पर क्या अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, मुझे इसमें आपने जोड़ा उसके लिए। विकास के जब बात करते हैं तो जो भी कमेटी बनती है उसमें बड़े बड़े इंजीनियर्स वगैरह बैठ करके और उसको फाइनल कर लेते हैं, लेकिन आपने है आज ऐसी बहस छेड़ दी है जिसमें आपने सोशियोलॉजिस्ट, ज्योग्राफर, इकोनॉमिस्ट, सारे डॉक्टर्स वगैरह सब लेकर के, इंजीनियर लेकर के, और विभा जी ने आज बहुत इस कार्यक्रम को मल्टी डायमेंशनल व्यू लेकर के आपने है वो विकास को परिभाषित करने के लिए जो किया है आज प्रयास बहुत अच्छा है, सराहनीय है। मैं बात करूंगा तो थोड़ा विकास के पक्ष में भी रहेगी और उसका विपक्ष भी, दोनों साथ में लेते हुए बात करूंगा। मैं बहुत कम समय में अपना सबमिशन भी दे दूंगा। तो इसमें ये बताना चाह रहा था कि जब रीजनल डेवलपमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हम उसमें रीजनल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट की लास्ट सीमा क्या रहेगी, थ्रेशोल्ड क्या रहेगा, वो हम फाइनल नहीं करते हैं और कई बार डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में उसके नुकसान भी भुगतने पड़ते हैं। पर मनुष्य के लिए विकास बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी भी है कि अपन विकास के सारे इकोनॉमिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, नरेश जी हैं, या फिर सोशियोलॉजिस्ट बैठे हुए बिल्कुल उनके विपरीत डायरेक्शन में जाने वाले डॉक्टर परेश जी, तो वो एक सोसाइटी की बात करेंगे, एक इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे। मैं उनको दोनों को साथ में लेते हुए चलूंगा, साथ में इंजीनियर्स की और डॉक्टर्स की बात लेके चलना चाहूंगा इसमें, कि जब ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, उसका सोसाइटी के साथ में भी लिंक होना चाहिए, साथ के साथ उसका हेल्थ को भी देखना चाहिए और उसके जो भौतिक सुविधा है सारे इंजीनियरिंग फील्ड से वो भी होनी चाहिए। ये सब बात करते हैं तो वापस एनवायरमेंट या इकोसिस्टम कहता है कि नहीं, हमको डेवलपमेंट नहीं कराना है ह्यूमन का, क्योंकि जब मनुष्य ने पहले आग का आविष्कार किया वहीं से हमने नेचुरल रिसोर्सेज का विदोहन शुरू कर दिया। पहिए के आविष्कार ने तो बिल्कुल ही इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए बीड़ा पकड़ लिया था। ऐसी स्थिति अपन जब देख रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, तो ऐसे में रीजनल डेवलपमेंट में हम देश या राष्ट्र या हम किसी रीजन की बात करते हैं तो वहां पर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं,
जैसे हम बात करेंगे वाटर की या एयर की, मिनरल्स की, एग्रीकल्चर की, फॉरेस्ट की, सबकी बात करेंगे जो मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक भी है और एक हमको नेचर ने दिया हुआ है, तभी तो मनुष्य नेचुरल रहेगा। अगर हम इन चीजों को यूज करने के लिए मिसयूज शुरू कर देंगे तो हमारे सारे रीजनल डेवलपमेंट की प्लानिंग है वो धीरे धीरे फेल होने लग जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के साथ एक पॉपुलेशन का एक कॉम्बिनेशन है, एक बैलेंस है। जब हम प्राचीन काल की बात करेंगे तो उस समय नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे इस पृथ्वी पर और मनुष्य कम थे, तो मनुष्य जहाँ चाहता था वहां पानी पी लेता था, जहाँ चाहता था उस पेड़ से फल खा लेता था, जहाँ इच्छा होती वहां सो भी जाता था गुफाओं में वगैरह। उसको जमीन खरीदने की या प्लॉट खरीदने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा था। लेकिन जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई उधर रिसोर्सेज घटते गए। रिसोर्सेज हम बना नहीं सकते। आज हम एक बूंद पानी भी बनाना हो या एक थोड़ी सी एयर भी बनानी, हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन है वो हमारे पास जो अवेलेबल है, उन अवेलेबल को कैसे मैनेज किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आज पूरी चर्चा सुनी सबकी, बहुत बढ़िया। आज मुझे सुनने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश भी हो रहा था कि आज अच्छा ज्यादा से ज्यादा सुनने मिल रहा है। लेकिन इस बात में मेरे को ये लगा कि मैं जब बात कर रहा हूँ यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की, तो साथ के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे फील्ड है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। जैसे हम दुबई की बात कर लें तो दुबई में नेचुरल रिसोर्सेज कम मिलेंगे, लेकिन वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात वहां मिलेंगे। या उन्होंने कुछ ऐसे बिल्डिंग्स बना दिए इंजीनियर्स ने, तो लोग बिल्डिंग्स देखने के लिए जाएंगे या मार्केट से कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं दुबई में, गोल्ड खरीदने के लिए, जो इंडिया से जा रहा है या अफ्रीका से जा रहा है तो खरीदने दुबई जा रहे हैं। ऐसे कैसे हम स्किल डेवलपमेंट की बहुत अच्छी बात देखें तो ह्यूमन रिसोर्स का स्किल कहाँ पे अच्छा है, तो हम जापान का देख सकते हैं, चाइना का देख सकते हैं, चाहे हम यूएसए का देखेंगे तो उन्होंने सबका ब्रेन को वहां पे बुलाया है। अच्छे ब्रेन, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर्स, उनको अमेरिका में बुला करके उन्होंने उस देश को डेवलप कर दिया कम समय में। हालांकि हम आईकेएस की बात करते हैं तो हमारा इंडिया है वो प्राचीन काल से, जब नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय, पूरे विश्व भर के लोग अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए इंडिया में आते थे। यहाँ पर रिसोर्सेज है वो कैसे यूज करना, उस समय भी ये अपरिग्रह की बात करते थे। किसी को पानी पीना होता तो एक लोटा लेके जाता था और वो नदी में से पानी एक लोटा लेके ही आता था, भर के पी के आता था, उससे ज्यादा नहीं लाता था। आज हम परिग्रह के ऊपर आ गए हैं। हम आज शाम को क्या खाना है, कल क्या खाना है, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी क्या खाएगी, ये क्या खाएगी, हमने जमीन से खोद खोद के सारे मिनरल्स को हमने विदोहन कर करके घर में घुसाए हैं। या फिर हम कुछ लोग है वो बहुत इसमें अमीर बन गए हैं, कुछ लोग ऐसे अभी हमारे समर्थ ने कहा था कि जब बेवक जो बात की थी बिल्कुल साफ एकदम स्पष्ट रूप से कि ऐसा होना चाहिए जो दूसरे देश कर रहे हैं हम क्यों नहीं करते। कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं, लेकिन इसमें क्या है, इसका एक प्रोसेस है, इसका एक तरीका है, इसके चरण हैं, कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स के थ्रू अपने को जाना पड़ेगा, तभी हम सस्टेनेबल, जो अभी कल ने बात की कि हम सस्टेनेबल जब नहीं सोचेंगे तब तक है वो हमें वो इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें हैं। कोई चीज नहीं ले आए, हम घर पे काम करने वाला कोई व्यक्ति रखें और वो स्किल्ड नहीं होगा तो उसके साथ रहना पड़ेगा हमको, नहीं तो वो पूरा टीवी भी फोड़ देगा और फ्रिज भी बिगाड़ देगा, खुला छोड़ देगा, कुछ काम कर देगा। मतलब हम यहाँ की घर की बात कर रहे हैं तो पूरे देश की जब बात करेंगे तो कितना स्किल चाहिए। अभी वर्तमान सरकार है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है और इसने सोचा है कि हर व्यक्ति के अंदर जो भी अवेलेबल स्किल है, नई डालनी नहीं है, जो अवेलेबल स्किल है उसको हमको फिनिशिंग देनी है, अच्छा करना है, उसको कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है। इस पे हम हर व्यक्ति का स्किल देखते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप होगा। हम हमारे अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज की बात करेंगे तो हमारा इस तरीके से सारे रिसोर्सेज डेवलप होंगे तो देश और हम सारा ये राष्ट्र क्या रीजन की जो डेवलपमेंट की बात करेंगे वो रीजनल डेवलपमेंट है वो आराम से अपने को देखने को मिल सकता है। इसके लिए हम मैं एक सजेशन देना चाहूंगा इसमें कि हमको रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसी जो आधुनिक तकनीकें हैं उनका यूज करना चाहिए। हमारे इसमें एक
डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हमारे जितने उपग्रह है या फिर इसरो की बात कर रहे हैं हम या नासा की बात करते हैं, तो इन सब ने अभी बहुत सारे ऐसे हमारे पास उपग्रह ऐसे कर दिए कि ये हमारे अवेलेबिलिटी क्या है और कितना हमने खर्च कर लिया, वो हर मिनट टू मिनट वो हमको जानकारी दे रहे हैं। तो उस जानकारी को हम, ये टूल्स हैं, उन टूल्स का यूज करके हमको एक्चुअल स्थिति पे हमको नजर रखनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी हमारी है उनके लिए भी हमको है बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये मैं आपसे ये कहकर अपने शब्द को, वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। कहते ना अंतिम बॉल पे छक्का मारना, वही बात हो गई। अंत में आपने पूरा कंक्लूजन निकाल दिया आज के प्रोग्राम का। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं सच में पूरी टीम की ओर से कि आप लास्ट मोमेंट में हमारे साथ जुड़े, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर आपका। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। समर्थ से गुजारिश करती हूँ आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए समर्थ। और सबके पास एक छोटा छोटा संदेश मैं लेना चाहती हूँ और समर्थ के पास मैं आखिरी में आऊंगी संदेश के लिए। मैं आदरणीय सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास आना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब आप अपना कैमरा ऑन कर लें एक बार। चूंकि ये एक लंबा प्रोग्राम चला है और मुझे लगता है बहुत कम एपिसोड हमारे ऐसे हुए हैं जहां पर 1 घंटे से ऊपर हमारा ये कार्यक्रम रहा है। चूंकि इतने सारे वक्ता थे और सब इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे कि लग रहा था कि नहीं, उनकी भी बात सुननी है, उनकी भी बात सुननी है। तो थोड़ा सा समय हो गया है। जब तक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं पटेल सर के पास चलती हूँ। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी आज चर्चा हुई इस विषय पर, अर्थशास्त्री होने के नाते आपने बहुत अच्छा अपना एक वक्तव्य रखा, बहुत अच्छे आपके विचार रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के अंत में एक संदेश चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए, यूथ के लिए, देश के लिए। आप क्या देना चाहेंगे आज के संदर्भ में? मैंने ये पहला ऐसा प्रोग्राम देखा जो मल्टी डिसिप्लिनरी था और बहुत ही ज्ञानवर्धक था। मैं हर फील्ड से अवगत हुआ। बाकी मैं जब भी सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का होता है या सिर्फ पर्टिकुलर की सब्जेक्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बहुत ज्ञानवर्धक हुआ इस प्रोग्राम को अटेंड करके। और जितने भी लोगों ने ये देखा है, सुना है, मैं पूर्ण विश्वस्त हूँ कि सबको इसका बेनिफिट मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं द्विवेदी सर के पास चलती हूँ। सर, आप इस कार्यक्रम के लिए संदेश हमारे दर्शकों के लिए, यूथ के लिए, हमारे देश के लिए। जी। युवा शक्ति इस विकास का आधार है और मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृति की रक्षा, भावनात्मक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ हम आगे बढ़े। इस छोटे छोटे संदेश में कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई हैं। बहुत आभारी हूं सर। और गोपाल सर नहीं सुन पा रहे हैं शायद मुझे। कल्प, क्या संदेश है आपका? मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है, अपने बहुत सारे स्कीम्स है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके बारे में आप पता कीजिए, उनके बारे में बताइए, उन लोगों को और भी लोगों को जागरूक करिए। जैसे कि समर्थ ने कहा था, स्किल्स डेवलप नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम बनाए हैं। जैसे कि कुछ लोग स्कूल नहीं जा पाते या किन लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाए हैं, प्लेटफॉर्म बनाए हैं, माय भारत करके, या फिर एक और प्लेटफॉर्म है स्वयं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जहाँ पे वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो मैं सोशल अवेयरनेस की कहना चाहूंगा कि लोग एक दूसरे को जागरूक करें और खुद भी जागरूक होए, ताकि उन लोगों को सबको पता चल पाए कि इन चीजों का कैसे उपयोग में किया जाए। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट हो रहा है, पर अपने को आगे वाली पीढ़ी के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। और अपने पास जैसे कि वाटर बहुत सारा है, बट इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का मिसयूज ना किया जाए, क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज बहुत सारा, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, अर्थ इज, अपनी धरती के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है जो अपनी नीड्स के लिए काफी है, पर अपने ग्रिड के लिए कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा। थैंक यू। बहुत सुंदर संदेश आपका। गोपाल सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गोपाल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं। समर्थ के पास आना चाहती हूँ। समर्थ, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का विषय आपका, आज का दिन आपका, क्योंकि यूथ का समय चल रहा है आजकल, तो आप बताएं संदेश क्या है? मैं आजकल के युवाओं से यही कहा चाहूंगा, अपना टैलेंट खोजें। आप देश को डेवलप और अपने आप को डेवलप तभी कर सकते हैं जब आपको अपना टैलेंट पता हो।
क्योंकि खुशी उसी चीज में खुशी भी होगी साथ में और डेवलपमेंट भी होगा साथ में, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चलेंगी। तो अपनी खुशी ढूंढे कि आपको किस काम में कर रहे हुए ज्यादा खुशी मिलती है, तभी आप देश को डेवलप कर सकते हैं। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है तमाम युवाओं को कि अपनी खुशी, जाहिर सी बात है, देखिए मैं अपनी खुशी बताना चाहती हूँ आप सभी को। मुझे ये कार्यक्रम करने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है, और जिस कल्प ने जिस जागरूकता की बात कही है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से पिछले 4.25 वर्षों से लगातार हम जागरूकता का काम कर रहे हैं। हर विषय पर हम चर्चा करते हैं, हर विषय पर हम अलग अलग वक्ता को लेकर आते हैं, और हर विषय पर बहुत बेबाकी बात होती है। यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जाती, आप अपने मन की कहते हैं। तो मैं इस बात के लिए अपने आप को भी धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ कि एक ऐसा काम शुरू किया है जिसमें आपको मन लगे, आपका आपकी खुद की जो एनर्जी है वो खुद तक आप हमेशा पहुंचती रहे और हमेशा आप ऊर्जावान रहें। तो मैं भी अपने आप को पीठ थपथपाती हूँ कि शायद मैंने एक अच्छा काम किया है, जागरूकता की बात। और जैसे कि समर्थ ने कहा कि खुशी मिलनी चाहिए, वो काम करें, तो मुझे इस काम में बहुत खुशी मिलती है। इसलिए शायद अलग अलग क्षेत्र के वक्ता, अलग अलग शहर से, अलग अलग देश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी हम मुझे सुन नहीं पा रहे हैं शायद, क्योंकि उनका कैमरा ऑन नहीं हो रहा, और वो मुझे कुछ संदेश भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि अंत में पंकज सर क्या संदेश है, छोटा सा। विकास तो बहुत आवश्यक है, जरूरी है। हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको डेवलपमेंट से पहले एजुकेशन, मेडिकल, ड्रिंकिंग वाटर, संचार, ये सबको समझ करके फिर हमको यूज करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं और पहले अगर हम कर देंगे तो इक्वलिटी खत्म हो जाएगी। परेश जी सर ने बताया था, तो वो इक्वलिटी जैसे आज भी अगर हम सबके पैसे इकट्ठे करके सब में बराबर बांट देंगे तो आने वाले 1 साल के बाद देखेंगे तो वापस जिसके पास में स्किल होगा वो उसके पास ज्यादा चला जाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो वापस गरीब बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि समर्थ ने भी बताया था, आपने भी बताया भी कि स्किल को डेवलपमेंट करना चाहिए, शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो रिसोर्सेज उनका उपयोग करना चाहिए। डेफिनेटली इंडिया है वो 2047 का जो सपना देखा है विकसित भारत का, वो पूरा होगा। और इस सपने को साकार करने के लिए हमारे देश की जनता है वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगी और इसको अपना जो भी 100% है वो देगी। और हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे सामने ही बैठी हुई है। जब हम ये देश तुम्हारे हवाले वतन साथियों वो हम देखते हैं तो वो यहाँ पर यही है कि उनके पास में जाएगी, उनको संभालना है। और आज थोड़ा हमको डर भी खत्म हो गया कि आने वाली पीढ़ी अच्छी है जो इसको मैनेज करेगी इसको अच्छी तरीके से और हमारे रिसोर्सेज का उपयोग करके देश को अव्वल पे, नंबर 1 पे ले जाएगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पंकज रावल, कल्प रावल, और हमारे पटेल सर और हमारे डॉक्टर परेश द्विवेदी सर। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना पूरा समय हमें दिया और बहुत तन्मयता से आपने एक दूसरे की बात सुनी और जिस विषय को लेकर आज हमने चर्चा की वो विषय फिर से सार्थक रहा। भारत का विकास कहाँ तक, तो भारत का विकास हो रहा है और जिस तरह से एक परिकल्पना देखी गई है, ली गई है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, तो उस क्षेत्र में हम धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते जा रहे हैं। और समर्थ ने जिस प्रकार कहा कि हम अपने रिसोर्सेस को किस तरह यूज करें और किस तरह हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अपना ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि अगर हम इस ओर एक कदम और बढ़ाएं तो और जल्दी 43 से शायद जल्दी हम तरक्की कर लें, ऐसी सब इच्छा हो। और इनके जैसे तमाम बच्चे जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और देश के जो बागडोर है उनके हाथों में है, तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सार्थक हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, बहुत आभारी हूँ और अगली बार फिर नई परिचर्चा के साथ, नए विषय के साथ, नए वक्ताओं के साथ।
20 सेकंड को सर। कह सकता हूँ मैडम। विश्व जी सर, जरूर, विश्व जरूर। परिदृश्य और घरेलू परिदृश्य को देखते हुए आपने बहुत ही सुंदर और कंटेम्पररी टॉपिक चुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये बहुत ही कंटेम्पररी इशू है, नॉट फॉर ओनली इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। अगेन वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेष। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद बहुत सर। आभार मैडम, बहुत आभार जी बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय धन्यवाद। जय भारत, शुभ जय रात्रि। जय भारत। जय भारत, जय जय हिंद।